आज ही के न्यूज़ की ये पिक्चर है। अगर बात करें यहाँ पर, ये बेसिकली अंदर से झकझोर देने वाली पिक्चर है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक बच्चा जो है ये क्या कर रहा है, ये जो यमुना रिवर है दिल्ली के अंदर में, यहाँ पर जो बिल्कुल बिल्कुल बर्बाद हो रखी है, उसके अंदर जाकर अपने काम के कुछ ऐसे आइटम निकाल रहा है जिनको यूज़ कर सकता है, बेचकर कुछ पैसा कमा सकता है। ये पिक्चर देखकर यार कम से कम हम लोगों को अपने माँ बाप को थैंक्स बोलना चाहिए कि इतनी बुरी कंडीशन हमारी नहीं है कि ऐसी ज़िंदगी भी हम लोग को यहाँ पर जीनी पड़े। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि हमारे माँ बाप जो है ना, वो हमेशा हमारे लिए इतना तो यार कोशिश करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो एक बेहतर एक इंसान बन सके हम लोग ज़िंदगी में। और वो अपना पेट काट कर अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने कभी नहीं देखा है, एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में जो है मोदी जी के अच्छे दिन बोलते हैं, वो उन्होंने भले ही देखे न होना न देखे हो, पर लेकिन वो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छे दिन देखें। तो यार यहाँ से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए आप लोगों के मन में और रेस्पेक्ट बढ़नी चाहिए। कम से कम ऐसी ज़िंदगी हमारे पास में नहीं है कि नहीं? आप लोग सोचिए एक मिनट के लिए। वैसे तो एक पिक्चर थी, चली गई, सामने से निकल कर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, पर लेकिन अगर एक मिनट रुक कर सोचेंगे हम लोग तो कैसा लगेगा? तो है कि नहीं? तो अपने पेरेंट्स को हमेशा रेस्पेक्ट किया करो। वो अपनी जान से ज़्यादा आप लोगों को प्यार करते हैं और हर हद से जाकर वो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से सोचिए, इनके माँ बाप ने इनके लिए कुछ किया नहीं होगा, जिसकी वजह से कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कोशिश करो कि जो आप लोगों के माँ बाप आप लोगों के लिए कर रहे हैं, वो भी फ्यूचर में आप लोग ऐसा कोशिश करो कि आप लोगों के बच्चे जो हैं उनको भी आप लोग एक अच्छी लाइफ दे सको। ये सोसाइटी में रहने के नाते आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। तो ज़िंदगी में कम से कम इतना तो काम कर ही लेना चाहिए कि ताकि आने वाले टाइम पे बच्चों को ये ना बोलना लगे कि किस घर में पैदा हो गया मैं। ठीक है, तो ये बातें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कई सारे बच्चे बोले थे कि सर ये पीडीएफ वगैरह क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, क्या हो गया सर? तो यार 2 दिन से जो है इसने हालत ख़राब कर रखी थी। आप लोग की ये वीडियो है, ये बेसिकली मुझे लेकर आनी थी क्योंकि आप लोग के एग्जाम पास में आ रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पर ये कंप्लीट 1 ईयर का जो ये वीडियो है करंट अफेयर का, टोटल जो आप लोगों का मंथली करंट अफेयर का वीडियो होता है वो आप लोगों को पता है 2-2 घंटे की होती है, वो 24 घंटे की वीडियो आप लोगों की होती है टोटल मिलाकर। और ये वीडियो जो है उसमें से भी इंपॉर्टेंट पूरा जिस्ट है आप लोगों के सामने अभी यहाँ पर। ठीक है, ये पूरी जो आप लोगों के सामने वीडियो है ये लगभग 12 से 13 घंटे की वीडियो है। तो इसमें किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट इसको तो कम से कम करके जाना, इसको मत छोड़ देना। ठीक है, इतना तो कम से कम मिनिमम आप लोग करके जाना ही जाना है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा कोशिश करना कि कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो का रिवीजन कर लेना। और आप लोग एक काम और करिएगा कि जो खासकर ऑलरेडी लेक्चर देख रहे हैं मंथली, वो तो थोड़ा सा इसको स्पीड में भी देख सकते हैं, उनको तो कम से कम एक रिवीजन का काम होगा। पर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो इसको स्पीड में मत देखना। ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं रह जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दी है, ये ऑलरेडी चैनल पर पब्लिक हो चुकी है। तो जो कोई भी अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है वो इसमें कोई एटलीस्ट एक बार आप एटलीस्ट 2 या 3 बार कम से कम इसमें को गो थ्रू होकर आप लोगों को जाना है। और अगर टाइम नहीं है तो कम से कम एक बार तो गो थ्रू होना ही होना है। अगर आप लोग रियलिटी में एक सीरियस कैंडिडेट हैं, एग्जाम की तैयारी करें, और अगर वैसे ही चल रहा है कि हाँ चलो अब की बार देकर देख लेते हैं, अगली बार फिर दे लेंगे, तो फिर टेंशन नहीं लिया करते। 12-13 घंटे तो बर्बाद करने क्यों करोगे? ठीक है, उनको बर्बाद करने जिनको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जिनको नहीं लेना है, मजे लेना है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में बेसिकली आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। आज का डिस्कशन काफ़ी शानदार रहने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और रिवीजन बहुत ज़्यादा होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को इलेक्शन कमीशन के बारे में भी रिवाइज करूंगा, 2 इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे, इसी के साथ में टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करेंगे, और भी कई सारी पॉइंट्स के बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा किस्म का यहाँ पर डिस्कशन रहने वाला है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसमें आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बात की जा रही है यहाँ पर लिथियम ट्राइंगल के बारे में। लिथियम ट्राइंगल जो है उससे कौन सी कंट्री से मिलकर बना होता है? पेरू, चिली, बोलिविया या फिर अर्जेंटीना? ये क्वेश्चन का आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। ईस्टर आइलैंड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक में, आर्टिक ओशन में या फिर इंडियन ओशन में? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं यहाँ पर, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग यहाँ पर इसका आंसर दोगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसी के साथ में जो क्विज है आज का, वो क्विज मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। ये स्टैम्प के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन है, ये टेलीग्राम पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। और कल का जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है उनके भी आंसर है। और बाकी यहाँ पर ये पिक्चर किससे रिलेटेड है ये आप लोगों को बतानी है। पहचानो कौन में डेली यहाँ पर एक पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर बात करें यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और बात की जा रही है यूएसए के बारे में। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो है वो अभी पब्लिक होना था, मतलब एक तरीके से अभी नहीं, आने वाले टाइम में, पर लेकिन वो लीक हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाहाकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूएसए के अंदर में।
और वो हाहाकार कहां से निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो यहाँ पर काफी कुछ चेंज करने वाला है। यहाँ पर एक रो वर्सेस वेट करके यहाँ पर इनका डिसीजन था, उसको यहाँ पर ये पलटने वाला है। मतलब क्या है, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आते हैं वो पूरे देश के ऊपर इंप्लीमेंट हो जाते हैं, खासकर हमारे देश में भी अगर हम लोग बात करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है यूएसए के अंदर में, तो जो भी हाई कोर्ट है यूएसए के अंदर में कहीं ना कहीं वो भी उसको यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आएंगे और इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे। पर फिर भी हमारी कंट्री में और यूएसए में आप लोग कुछ डिफरेंस देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में मैं आप लोगों से आगे बात करूंगा। अभी पहले इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जो है वो लीक हो गया, और पॉलिटिको करके एक यहाँ का न्यूज़पेपर है उसके द्वारा यहाँ पर इसको लीक किया गया। उस डिसीजन में यहाँ पर ये बोला गया है कि 1973 में यहाँ पर इनके द्वारा एक डिसीजन लाया गया था कि लीगलाइज कर दिया गया था अबॉर्शन को। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर जो महिला है वो अबॉर्ट करना चाहती है अपने बच्चे को, तो वो अबॉर्ट कर सकती है, उसको अधिकार मिल गया था यहाँ पर देश के अंदर में। तो इसके चलते यहाँ पर वो आसानी से इसको एंजॉय कर सकती है। अगर उसको बच्चा नहीं रखना है तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, उसकी बॉडी उसका राइट। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी यहाँ पर ये चल रहा है कि इसको हटाने की बात की जा रही है कि अबॉर्शन अलाउ न किया जाए। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे क्रिश्चियनिटी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये देखने को मिलता है कि अगर कोई पैदा हो रहा है तो नेचुरली उसको पैदा होने दो, उसको आप लोगों को लाइफ को बेसिकली खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अगर बात की जाए रिलीजन के हिसाब से तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये इंपैक्ट डालने वाला एक डिसीजन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये थोड़ा सा मैं ये यहाँ पर चेंज करना भूल गया, पुराना लगा रहा था, ठीक है, तो इसको चेंज कर दूंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग वुमेन इंपावरमेंट के बारे में या फिर सोसाइटी के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा उससे रिलेटेड आप लोग का आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। यूएसए के अंदर में टोटल मिलाकर 50 स्टेट है। 50 स्टेट जो है यहाँ पर ये अलग अलग कानून इनके रहते हैं, अलग अलग इनके यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है कई बार। यूएसए के अंदर में अगर बात करें यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो एरिया है जिसका नाम है यहाँ पर मिसिसिपी, ठीक है। तो ये राज्य जो है इसने गुहार लगाई कि यहाँ पर क्या किया जाए, ये अबॉर्शन का जो कानून है यहाँ पर इसको हटाया जाए। तो ये अबॉर्शन का कानून जो है इसको हटाया जाए, और यानी कि अबॉर्ट करना जो है वो यहाँ पर एक ऐसा जुर्म बनाया जाए कि लोग जो है बच्चों को अबॉर्ट न कर सके अगर कोई बच्चा एक बार हो रहा है। तो ये यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग क्या रहे हैं यहाँ पर, ये सही है या फिर गलत है? यार देखो, मॉडर्न सोसाइटी जैसी देखने को मिल रही है उसके हिसाब से अगर बात करें तो ये एक काफी एक रिग्रेसिव स्टेप देखने को मिलेगा, वो भी यूएसए जैसी सोसाइटी पर, जिसको लोग जो है आज के टाइम फॉलो करते हैं और अपने कानून बनाते हैं यूएसए के गुहार लगा लगा कर कि हाँ यूएसए के अंदर ही हो रहा है, हम भी अपने देश में लेकर आते हैं। पर लेकिन यूएसए में अगर ऐसा कानून आएगा तो क्या होगा? हमारी कंट्री में क्या अबॉर्ट करना वो लीगल है? आप लोग इसके बारे में बताइए, यस या फिर नो। अभी मैं उसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हालांकि आर्टिकल में वो बातें नहीं है, पर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर 13 स्टेट जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पास कर चुके हैं, ट्रिगर कर चुके हैं लोगों को एक तरीके से ऑटोमेटिकली कि अबॉर्ट जो है यहाँ पर एक तरीके से वो नहीं होना चाहिए। और यूएसए के अंदर में देखिए कई सारे, अब बात करेंगे जिससे मान लीजिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, अगर कल को ये डिसीजन पब्लिक किया जाता है तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली राज्य जो है वो डिसाइड करेंगे कि उनको कानून बनाना है अबॉर्ट करने के खिलाफ या फिर कानून नहीं बनाना है, तो राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। पर लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कोई कानून लेकर आती है वो तो पूरे यूएसए में इंप्लीमेंट किया जाएगा। पर लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग राज्य अगर कानून बनाते हैं तो उनके ऊपर छोड़ दिया जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद में। यानी कि यूएसए का सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलेगा कि ठीक है, अगर किसी को अपना बेसिकली राज्य के अंदर कानून बनाना है तो आप लोग बना सकते हैं, किसको लग रहा है नहीं बनाना है तो वो नहीं बना सकते हैं। तो यानी कि आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, हम आप लोगों को फोर्स नहीं करने वाले हैं। तो कोर्ट जो है अगर अपना पुराना डिसीजन यहाँ पर ये इस तरीके से लेकर आता है तो ये जो वुमेन राइट्स हैं बेसिकली उनको काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और जो बाइडेन साहब के द्वारा भी यहाँ पर यही स्टेटमेंट बोली गई है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है यहाँ पर ये अगर ऐसा डिसीजन निकल कर आता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अबॉर्शन के खिलाफ हैं, उनका मजा आ रहा है, वो लेकर इसको काफी खुश हैं, वो बल्ले बल्ले चिल्ला रहे हैं कि हाँ यही होना चाहिए देश के अंदर में। तो उनके लिए आप लोग यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो काफी एक अपने ही आप में काफी सोचने वाला मुद्दा है कि क्या इस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलनी चाहिए। अबॉर्शन के बारे में जब आप लोग यहाँ पर बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए बच्चे को पेट के अंदर ही नॉर्मली अगर बेसिकली कोई कंडीशन देखने को मिलती है कई बार तो उसको पेट के अंदर ही मारा जाता है। कैसे? यहाँ पर बेसिकली उसको पार्ट्स को तोड़ तोड़कर उसके पार्ट्स को अंदर से यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये होता है अबॉर्ट करने का प्रोसीजर, जो कि यहाँ पर जो आप लोगों ने नॉर्मली सुना भी होगा इसके बारे में। तो बच्चे को पेट में ही मार देना, और मारा कैसे जाता है, इसे 23 वीक का अगर फिटस यहाँ पर हो गया है तो फिर यहाँ पर उसको काट कर, उसके हाथ काट कर, पैर काट कर ऐसे निकाला जाएगा। तो ये जो क्रिश्चियनिटी है यहाँ पर वो इसको मना करती है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी सही बातें कर रही है। पर लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए
कि अगर बच्चा जो है वो किसी और रीजन की वजह से है, मतलब अगर बात करें यहाँ पर बच्चा जो है यहाँ पर ऐसा हो गया किसी के साथ में यहाँ पर रेप किया गया और उसकी वजह से उसका बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, किसी माइनर के साथ में रेप किया गया है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई गलत तरीके से एक तरीके से मान लीजिए दो पर्सन है आपस में शादी करके रह रहे हैं पर लेकिन आगे चलकर उनका डाइवोर्स हो गया है तो उनको बच्चा नहीं रखना है, तो क्या होगा? अगर कोई वुमेन जो है वो फिजिकली डिसेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें क्या होगा? मेंटली इल वुमेन जो है उसके साथ में कई बार रेप कर देता है, उसका क्या होगा? कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई एबनॉर्मलिटी के साथ में जूझ रही है, जिंदगी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है, वो अपनी ही जिंदगी को नहीं थाम रही है, बच्चे को थामने की कंडीशन में अगर नहीं है तो उसका क्या होगा? कोई ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर आ गया, यानी कि एक तरीके से ऐसा हो गया कि घर में डेथ हो गई कईयों की यहाँ पर, जैसे कोरोना वायरस की वजह से और कोई इशू बन गया, तो बच्चे को पालने की कंडीशन में अगर कोई नहीं है तो क्या होगा? तो ये कुछ ऐसी कंडीशन यहां पर निकल कर आती है कि अगर ये केस इंक्लूड होते हैं तो फिर यहां पर बच्चे को अबॉर्ट करना चाहिए, तो ये एक तरीके से यहां पर अधिकार दे दिए जाते हैं। हमारी कंट्री में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अब से पहले मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट था 1971 का, जो फॉलो किया जाता था। 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता था पर कंडीशन के चलते। अभी जो कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई है, पहले यहां पर मैरिड वुमेन ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती थी, पर लेकिन अब अनमैरिड वुमेन के लिए भी अलाउ कर दिया गया, जो लेटेस्ट कानून आया है। मतलब क्या है? मतलब यहां पर यह कि आप लोगों को पता है लिविंग रिलेशनशिप वाला फंडा भी हमारे देश में भी देखने को मिलता है, और ऑलरेडी कोर्ट जो है वो बोल चुके हैं कि आर्टिकल 21 के तहत, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 21 के तहत ये आप लोग का अधिकार है कि आप लोग किसी के साथ में भी रह सकते हैं। ये शादी करना ये सारी आप लोग के पर्सनल इशू के अंदर आते हैं, तो कोई भी इसको बेसिकली कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली जाती हैं, तो इसके चलते इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। यहां पर 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी आप लोग टर्मिनेट कर सकते थे, पर लेकिन यहां पर अब 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी जो है वो आप लोग यहां पर टर्मिनेट कर सकते हैं, अगर यहां पर चाहें तो यहां पर कोई भी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस यहां पर देखने को मिले थे जिसके चलते यहां पर बोला गया कि इसका टाइम जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, और उसके चलते यहां पर कई सारे लोगों के द्वारा यहां पर इसके ऊपर बात भी की गई थी, ठीक है। तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट एक इशू बन गया यहां पर, जिसके चलते यहां पर ये ऐसा इशू बन गया जिसके चलते यहां पर लोगों ने काफी बातें की इसके बारे में कि हाँ ये सही है, पर लेकिन यहां पर भी कुछ ऐसी कंडीशन निकल कर आई कि इसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों ने ये केस तो बना दिया कि हाँ इस तरीके से आप लोगों को इसको रखना है, पर लेकिन रखना कैसे है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 24 वीक किस तरीके से आप लोग देखोगे। पहले यहां पर क्या कंडीशन थी? पहले थे यहां पर थी कि वन जो यहां पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी कि एक मेडिकल डॉक्टर जो है यहां पर है वो डिसाइड करेगा टिल 12 वीक, और दो होंगे वो डिसाइड करेगा बेसिकली 20 वीक के, उसमें अगर बात की जा रही है। पर लेकिन यहां पर क्या कर दिया, अभी वन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो 20 सप्ताह तक यहां पर ये डिसाइड करेगा, पर लेकिन 20 के ऊपर जा रहे हैं यहां पर अगर, ठीक है, यहां पर 20 से 24 तक तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेंगे, और अगर इससे भी ऊपर जा रहा है तो यहां पर बेसिकली तो एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा वो डिसाइड करेगा, क्योंकि इससे ऊपर अगर जा रहा है तो यहां पर जच्चा और बच्चा दोनों के हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं यहां पर, तो उसका ध्यान यहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे इश्यूज यहां पर देखने को मिलते हैं, तो वो चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करने वाली है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर इसको अलाउ करना पड़ेगा। तो हमारी कंट्री में जो कानून है अभी यहां पर ये, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है, पहले यहां पर फाइन था 1000 का, अब फाइन भी है और 1 साल की जेल भी है अगर कोई यहां पर इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो इसके बारे में अगर कल को क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। ये बेसिक हमारे देश का कानून भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो भी बातें चल रही हैं उसका कानून भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया, तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से डायरेक्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने एक गाना सुना है, महंगाई की महामारी ने मेरा भट्टा बैठा दिया, चले गरीबी हटाने गरीबों को हटा दिया। तो ये जो डायलॉग था बेसिकली किस मूवी का था मुझे याद नहीं आ रहा है एक एग्जैक्टली, मतलब मूवी का नाम माइंड से फिसल गया, और याद भी कैसे आएगा पूरी रात हो गई वीडियो करते करते। ये जो आप लोग की 1 ईयर वाली वीडियो है ये, मतलब मैंने कहा यार आज तो इसको लेकर आना ही आना है, ठीक है। तो पूरी रात जो है इसको तैयार किया, मतलब कल कुछ तो मैंने कल तैयार कर ली थी, कुछ परसों थोड़ी सी, पर लेकिन अब फाइनल जो टच देना था तो पूरी रात बैठकर यहाँ पर बेसिकली इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। तो तब जाकर अभी यहाँ पर मतलब समझ रहे हो आप लोग, अभी यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में पीडीएफ जो है वो शाम को डालूंगा, बेसिकली परेशान मत करना। अब थोड़ा सा मैं लेट होऊंगा, सोऊंगा, ठीक है। अगर नींद आ गई तो लेट होऊंगा थोड़ा बहुत, वरना फिर देख लेंगे, दिन में देख लेंगे, क्योंकि यार देखिए कई दिनों से सोच रहा था कि इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर फिर वही है दिमाग से, क्योंकि टाइम भी फिर ऐसा रहता है, कई सारे काम और भी रहते हैं, पर्सनल काम रहते हैं कई सारे, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी जो है मैंने कहा कंप्लीट करते हैं यार जो भी हो जाए, ठीक है। तो वही है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। चलिए, जो भी यहाँ पर गरीबी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है,
तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो एक वर्किंग पेपर आप लोगों के सामने निकल कर आया है यहाँ पर, जो कि पुअर्टी इन इंडिया, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो इसको काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने आएगा। और हाँ, ये जो मंथ जो आप लोगों की ईयरली वीडियो आई है, इसका पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर है कि मैं चाहता हूं कि जो ऑलरेडी मंथली पीडीएफ है वो सारी इकट्ठी आप लोग ही हैं, तो पीडीएफ वो आप लोगों को मैंने सारी प्रोवाइड करा रखी है। तो उनमें से पीडीएफ को आप लोग देख सकते हैं, बेसिकली थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है, पर न्यूज थोड़ी सी और ज्यादा कवर हो जाएगी आप लोग की, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना, क्योंकि उसी वीडियो का जिस्ट है यहाँ पर, ये अगर देखा जाए जो मंथली पीडीएफ है, और मंथली पीडीएफ जो है वो सारी आप लोगों को टेलीग्राम पर है ऑलरेडी, जिनको आप लोग जाकर देख सकते हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जाएंगे तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। भाई साहब, पहले नंबर का ही गरीबी रखा गया है। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन ये है, कोई इंसान अगर जिंदगी में गरीब रहेगा, ना तो अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, ठीक है, ना ही उसकी अच्छी हेल्थ देखने को मिलेगी, ना ही किसी चीज की वो ट्रेनिंग ले पाएगा, और जब स्टार्टिंग में ये सारी चीजें उसको देखने को नहीं मिलेगी, तो उसकी जिंदगी आगे कैसे चल पाएगी। तो इसलिए सबसे पहला टारगेट है कि गरीबी मिटाओ, उसके बाद में सारी चीजें जो हैं वो एक सही डायरेक्शन में चलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो गरीबी मिटाने का नारा इसीलिए सबसे पहले यहां पर दिया गया था हमारे देश में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिसके चलते वो इलेक्शन भी जीत कर आई थी शानदार तरीके से। तो इसी गरीबी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर बताऊंगा, और बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आप लोगों के लिए बन सकते हैं। गरीबी हमारे देश में इस लेवल पर है कि देखकर कई बार आंसू आ जाते हैं, कि मतलब हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज के डेट में खाना नहीं मिल रहा है। आप लोग यहां से अंदाजा लगा सकते हैं गरीबी हमारे देश में किस तादाद की आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारे लोग जो हैं जिनके पास में खाना नहीं है, कई सारे लोग जो हैं जिनके पास में मकान नहीं है, कई सारे लोग जो हैं एक टाइम भूखे पेट सोते हैं, ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन जब देश के अंदर निकल कर आती है, वो भी आजादी की जब 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। और कोविड-19 ने इसकी ग्रेविटी जो है वो अभी और भी ज्यादा बढ़ा दी, यानी कि पहले गरीबी थी, पर लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये जो डेटा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर बताया गया, ये थोड़ा सा पहले का डेटा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, या फिर 3 के अंदर भी हमारी कंट्री की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है उसके साथ भी आप लोग इसको देख सकते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में यहां पर बात कर सकते हैं। यहां पर पुअर्टी इन इंडिया अगर पूछे कि ये रिसर्च पेपर जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहां पर ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया। इसमें अच्छी बात क्या बोली गई है, जो कि क्वेश्चन बनने लायक भी है। अगर मैं एक टीचर हूं, अगर मैं क्वेश्चन पेपर सेट करूं, तो यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना पाऊंगा, जैसे कि अभी आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा। बात करते हैं यहां पर 2019 में जो गरीबी है, या 2011 में जो गरीबी थी, उसमें जब आप लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंस, तो 12.3 का आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि 2011 से अब तक का जो गरीबी है वो 12.3% यहां पर घट गई है, यानी कि गरीबी जो है हमारे देश में वो कम हुई है। पर लेकिन मैं फिर से आप लोगों को यहां पर एक बात गौर कर बता दूं, ये जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं 2019 का डिस्कस कर रहा हूं, आगे जो भी डेटा आएगा उसमें 2020 और 21 भी इंक्लूड करके हम लोग चलेंगे, और वही है कोविड-19 का इंपैक्ट, जो कि सोचने के लिए मजबूर करेगा कि अब बताओ गरीबी बढ़ी है या घटी है। अभी तो हम लोग बातें कर रहे हैं ना कि गरीबी हमारी घट गई है, पर उस टाइम पर रियलिटी में हम लोग पता चला पाएंगे कि गरीबी की क्या कंडीशन देखने को यहां पर मिलती है, ठीक है। अभी फिलहाल जो है गरीबी की सिचुएशन मैंने आप लोग को बता ही दी क्या है। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग जिनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या हालांकि पीपीटी में है, पर लेकिन अगर आप लोग, मुझे ऐसा लगता है, देखिए जिंदगी में ना जब भी आप लोग कोई कहीं सेमिनार लेने जाते हैं, कोई लेक्चर लेने जाते हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि कई सारी पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो कि आप लोगों को लगता है नोट डाउन कर लेने चाहिए, तो उनको नोट डाउन करते रहो, वरना पीपीटी आप लोगों के पास में रहती है, उसको आप लोग देख ही सकते हो। तो ये आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से काम कर लिया करो, ठीक है। तो ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप लोगों को बिल्कुल जो भी आप लोगों को लगे नोट डाउन करने लायक चीजें, उनको आप लोग आसानी से अपनी खुद की लैंग्वेज में अगर एक बार लिख लेंगे, खुद की हैंड राइटिंग में, लैंग्वेज तो ये मतलब इंग्लिश या हिंदी होगी, पर खुद की हैंड राइटिंग में आप लोग लिख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो अभी ये जो डेटा मैंने आप लोगों को दिया है 12.3% का, ठीक है, तो ये अभी डिक्लाइन हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर देश के अंदर में, जो कि हमको एक सही डायरेक्शन में लेकर चल रही है। अब यहाँ पर थोड़े से और डेटा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्या क्या डेटा है इनको आप लोग कंपेयर कर पाएंगे। जैसे 12.3% यहाँ पर जो लोअर हुआ है 2019 में, तो पहले यहाँ पर कितना था, अभी कितना है यहाँ पर, पहले यहाँ पर था 22.5 2011 में, और अभी हो गया 10.2 2019 में, तो ये अभी यहाँ पर घट गया है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं एग्जामिनर हूं और आप लोगों के लिए कोई यूपीएससी क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूं, तो मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा यहां पर कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो अभी रिसेंटली इस रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया, उसमें हमारा जो कंट्री के अंदर में जो गांव में आज की डेट में अगर बात करेंगे, ज्यादा पॉवर्टी आप लोगों को देखने को मिलती है एज कंपेयर टू शहरों में, यानी कि गांव में ज्यादा गरीबी है, शहरों में कम गरीबी है। स्टेटमेंट नंबर 1।
दूसरा बोलेंगे जो पुअर्टी यानी कि गरीबी घटी है उसमें शहरों में ज्यादा गरीबी कम हुई है एज कंपेयर टू गांव में, स्टेटमेंट नंबर 2। और फिर बोला जाए कौन सी सही है और कौन सी गलत है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट नॉर्मली यूपीएससी आप लोगों से पूछती है। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहना काफी ज्यादा जरूरी है वो आंसर देने के लिए एग्जाम में। तो यहां पर यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। जब गरीबी हटाने के बारे में बात करते हैं तो हायर इन रूरल एरिया में आप लोग को देखने को मिलती है एज कंपेयर टू अर्बन। अभी रिडक्शन जो यहां पर हुआ है यानी कि जो गरीबी जो घटी है वो यहां पर कहां पर ज्यादा घटी है, गांव में ज्यादा गरीबी घटी है शहरों के कंपेयर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर देखिए गांव में जो गरीबी घटी है वो लगभग 14.7% और शहरों में जो गरीबी कम हुई है वो लगभग 7.9%, यानी कि 2011 से लेकर 2019 तक का 14.7% जो यहां पर परसेंटेज जो गरीबी घटी है वो गांव में घटी है और शहरों में 7.9, यानी कि गांव में लोग जो है वो ज्यादा अमीर हुए एज कंपेयर टू शहरों में। ये बोला जा सकता है, अमीर तो नहीं बोलेंगे, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, उनकी रोजी रोटी ठीक चलने लगी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि जो 26.3% थी 2011 में वो 11.6% हो गई 2009 में। ये बात कर रहा हूं गांव वाले एरिया की। शहर वाले एरिया में 14.2 थी गरीबी, ये हो गई 6.3। पर लेकिन फिर भी अगर आप लोग दोनों को कंपेयर करोगे, अब शहर में 6.3 हो गई है पर लेकिन गांव में अभी भी 11.6 है, यानी कि गांव में अभी भी जो गरीबी है शहर के कंपेयर में लगभग डबल है। ऐसा आप लोग स्टेटमेंट भी आप लोग को ही दे सकते हैं। यानी कि कोई आप लोग कंफ्यूज करने लगे कि यार गांव में गरीबी कम है शहरों में गरीबी ज्यादा है, ये आप लोग मत मानिएगा बिल्कुल। आज की डेट में भी मैक्सिमम गरीब लोग जो हैं वो आप लोग को गांव में ही देखने को मिलेंगे। तो गांव में गरीबी ज्यादा है, शहरों में गरीबी आज की डेट में भी आप लोग को कम देखने को मिलेगी। अगर यहां पर डेटा के हिसाब से बात करें, हमारी कंट्री में लास्ट डिकेड में जितनी गरीबी कम हुई है, यानी कि हम पिछले टाइम में जितनी गरीबी कम कर पाए हैं, इस वाले डिकेड में उतनी गरीबी हम लोग है कम नहीं कर पाए। यानी कि पुअर्टी इन इंडिया हैज डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली। यानी कि जैसे हमारी पहले जो गरीबी कम हुई थी उतनी गरीबी अब हमारी कम नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई सारी बातें? एक बार और बता देता हूं। देखिए गरीबी गांव में जो है वो ज्यादा कम हुई है एज कंपेयर टू शहरों के, पर लेकिन कम होने के बाद भी गांव में ज्यादा गरीब हैं अगर शहरों के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे। ये पॉइंट छोटा सा एक याद रखना है। और पहले टाइम में जो गरीबी कम होती थी उसके टाइम में अभी जो गरीबी कम हुई है वो कम, ज्यादा गरीबी कम नहीं हुई है। पहले ज्यादा गरीबी कम होती थी, अभी कम गरीबी कम हुई है ऐसा बोला जा रहा है। अभी भी लोग जो है काफी ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है प्रॉपर वे में, ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर इनके द्वारा बताने की कोशिश की जा रही है। ये जो ग्राफ है यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगा एग्जाम में। अगर देखोगे इंडिया के अंदर में जो पुअर्टी रेट है वो गरीबी का जो रेट है वो काफी लंबे समय से घटा, यानी कि 1993 से लेकर आप लोग आगे चलेंगे 2004 में घटा, 2011 में घटा, यहां तक 2011-12 तक जो है वो गरीबी का रेट घटा। पर लेकिन इसके बाद में फिर यहां पर जो गरीबी का रेट है वो थोड़ा सा आप लोग गांव वाले एरिया में बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हालांकि अर्बन एरिया में तो घटता रहा फिर भी, पर लेकिन गांव वाले एरिया में थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो गया, ऐसा यहां पर बोल सकते हैं। और यहां पर इसके चलते ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि अब तक का जो गरीबी रेट है शहरों वाले एरिया में लगातार घटता आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, पर लेकिन गांव वाले एरिया में यहां पर गरीबी रेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो यही बोला गया कि इंडियन पुअर्टी रेट हैज जो बढ़ा है एक तरीके से, तो एक तरीके से बढ़ा है यहाँ पर आफ्टर मैनी डिकेड मतलब 1993 से लेकर 2011 में यहाँ पर गरीबी घटती आ रही थी, पर अब रिसेंटली आकर यहाँ पर बढ़ी है गांव वाले एरिया में। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब पुअर्टी निकल कर आती है ना, इसमें कई तरीके आप लोग देखते हैं। ठीक है, कई बार यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, उनके पास में पैसा नहीं रहता है। ठीक है, उनके पास में चीज़ों एक तरीके से पढ़ाई उनकी अच्छी नहीं मिल पाती है, कल को काम मिलेगा, खाना खा पाएंगे वो नहीं खा पाएंगे, वो देखने को मिलेगा। गरीबी के साथ में बीमारी भी आप लोगों को देखने को मिलती है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, भूखमरी, पानी साफ सुथरा नहीं मिल पाता है, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं रह पाती है, तो लिमिटेड एक्सेस टू द स्कूल। तो ये सारी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि जो गरीब है वो एक तरीके से इतना गरीब है कि उसके पास में प्रॉपर रिसोर्सेज भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। अभी जो गांव के बारे में आप लोगों से बात करूं, ये क्यों बढ़ी है यहाँ पर, बेसिकली गरीबी थोड़ी कम हुई है गांव में, अमीरी क्यों बढ़ी है? जो छोटे छोटे किसान है ना, बेसिकली जिनके पास में छोटे छोटे जो एक तरीके से अपने जो जमीन है उनकी जो बेसिकली चीजें अब थोड़ी सी बेटर हुई हैं। यानी कि ऐसा बोला जा रहा है कि हाई इनकम ग्रोथ हुई है उनकी जो बेसिकली इनकम में, ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो ये पॉजिटिव चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। रियल इनकम है जो किसानों की, वो अगर बात करें, अगर जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी बढ़ी है लगभग 10%, और जो थोड़े बड़े किसान हैं उनकी बढ़ी है लगभग 2%। यानी कि छोटे किसानों की इनकम ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू बड़े किसानों की, ये यहाँ पर ये डेटा बता रहे हैं। तो गांव में इसलिए गरीबी जो है वो थोड़ी कम हुई है हमारे देश के अंदर में, तो ये एक अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर 2 टर्म मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोग कंफ्यूजन में न लाए।
आप लोग इसको बेसिकली देखिएगा। एक तो गरीब वो इंसान है जो रियलिटी में गरीब है, यानी कि एक इंसान बोलने लगे यार मैं गरीब हूं, मेरे पास में खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो सच्ची में गरीब है, उसको माना जा सकता है कि वो इंसान गरीब है। और कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इससे उसकी गरीबी पर कोई ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ता है, वो ऐसा का ऐसा ही गरीब रहने वाला है, उसकी गरीबी कोई ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है। पर लेकिन एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या है, एक इंसान है उसके घर में जो है मर्सिडीज है, एक इंसान उसके घर में होंडा सिटी है, तो वो कहता है कि उससे जब पूछा गया एक अमीर घर के बच्चे से कि गरीबी क्या होती है, तो वो बोलता है कि मेरे घर में नई मर्सिडीज है, उसके घर में पुरानी मर्सिडीज है, तो वो हमसे गरीब है। ठीक है, मेरे घर में हम लोग जो है डेली जो है स्विमिंग पूल में नहाते हैं, वो स्विमिंग पूल में नहीं नहाता है पर फिर भी उसके बाद में बाथ टब है, तो उसके घर में थोड़ी सी गरीबी है। ऐसी ऐसी चीजें आप लोग देखते हैं, यानी कि गरीबी जो है वो वही इंसान समझ सकता है जो रियलिटी में गरीब है। अगर एक अमीर इंसान को बोलो गरीबी क्या होती है, तो उसके लिए गरीबी है कि उसके पास में पुरानी गाड़ी है। अरे गरीब वो है जो बेसिकली जिसके पास में साइकिल भी नहीं है, ठीक है, जिसके पास में 2 वक्त का खाना भी नहीं है, जिसके पास में रोटी भी नहीं है। तो यहां से आप लोग देखते हैं अगर गरीबी और अमीरी के बारे में बात करें तो ये रिलेटिव पॉवर्टी होगी। एक के पास में नई मर्सिडीज है, एक के पास में पुरानी मर्सिडीज है। नई मर्सिडीज वाला बोला कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास में पुरानी मर्सिडीज है, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी देखने को मिलेगी। जैसे इकोनॉमी की कंडीशन चेंज होती है, इनकी जिंदगी में काफी चेंज होता है, क्योंकि इनकी जिंदगी में काफी अच्छे अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, अच्छी खासी जॉब चल रही है, इनकी जिंदगी अच्छी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये जो हाउस होल्ड है यहाँ पर, ये आप लोग काफी अच्छे लेवल पर अपनी जिंदगी जो है वो जीते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग बात करेंगे, इनकी जिंदगी जो है वो बड़ी ही सदमे में चलती है। और वैसे यहाँ पर टर्म भी लिखा गया कि जब हाउस होल्ड जो है रिसीव करता है 50% लेस इनकम देन द एवरेज जो मीडियन इनकम है, तो उसको रिलेटिवली पुअर बोल देते हैं। पर लेकिन रियलिटी में एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो होती है जिसकी जिंदगी में खाना पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। ये तो मैंने अभी यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में बात कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ और बातें डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और जहां से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मैं बात करता हूं आप लोगों से ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। अब आप लोग बोलेंगे ये क्या बवाल है, ये काफी इंपॉर्टेंट बवाल है और ये ऐसा बवाल है इससे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। मतलब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे यहाँ पर अच्छे से। इसको बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बातें की, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बात करें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि आखिर ये क्या है, इसके बारे में, कि इंडिया की रैंक कितनी है, इसके बारे में ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। तो इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ पाओगे तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोगों को समझना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं और जहां से आप लोग डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, वो एरिया आप लोग कभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो अभी अगर बात करें रिलीज किया गया था 2021 का, लास्ट टाइम जो रिलीज किया गया, उसमें इंडिया की रैंक क्या है वो आप लोग बताइए। ये रिलीज किसके द्वारा किया था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये इंडेक्स जो है यहाँ पर ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा मिलकर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में मिलकर यहाँ पर ये रिलीज किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलकर यहाँ पर इसको रिलीज करते हैं और इसका नाम रखा गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यानी कि कई सारे डायमेंशन यहाँ पर चेक करते हैं गरीबी की। ऐसा नहीं इसको खाना नहीं मिल रहा तो बस ये गरीब है। यहाँ पर बोलते हैं हेल्थ से भी कोई गरीब होता है, कोई एजुकेशन से गरीब होता है और कोई यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड से गरीब होता है। तो 3 डायमेंशन है इनकी गरीबी चेक करने का, हेल्थ, एजुकेशन और उनका रहने का स्टैंडर्ड क्या है। पर लेकिन ये जो 3 डायमेंशन है इसको भी अलग अलग इंडिकेटर में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें 1, 2 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया यहाँ पर हेल्थ को, इसी के साथ में 1, 2 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया एजुकेशन को, और बचे हुए नीचे आप लोगों को देखने को मिलेंगे 6, यानी कि 6 इंडिकेटर में डिवाइड किया गया लिविंग स्टैंडर्ड को। यानी कि टोटल मिलाकर 3 डायमेंशन जो है वो 10 इंडिकेटर में इनको डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात की जा रही है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस की बात की जा रही है, कुकिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग या एसेट्स इनकी बात की जा रही है। तो सबको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखोगे, और सबके क्राइटेरिया को मिलाकर यहाँ पर बेसिकली इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो यानी कि ये होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जिसमें कई सारे इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन क्वेश्चन ये बन जाता है कि की इंडेक्स क्या है, की डायमेंशन क्या है, तो है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि रहने का क्या क्राइटेरिया यहाँ पर चल रहा है। तो इन तीनों को देखकर जब यहाँ पर एजुकेशन, स्कूल अटेंडेंस, ड्रिंकिंग वाटर ये सारे को मिलाते हैं तो एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी निकल कर आती है। कोई पर्सन जो है वो मल्टी डायमेंशनल पोर हो सकता है, ही और सी डिप्राइव किया जा सकता है, उसको पता चला कि एक तरीके से कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, कई सारी और दिक्कत देखने को मिल रही है, उसको पता चला उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये सारे इशू आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में जब आप लोग थोड़ा सा अंदर घुसोगे ना तो यहाँ पर अच्छा ट्राइबल कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो अलग अलग लेवल पर इनकी पॉवर्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर फीमेल की कंडीशन देखोगे तो आप लोगों को अलग लेवल की पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है कि इसके बारे में हम लोग को बातें करनी चाहिए कि कैसे पॉवर्टी को यहाँ पर मिटाना है, ठीक है।
क्योंकि इसकी वजह से काफी सारी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलती है गरीबी के। अगर गरीबी यहाँ पर मिट जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब सहारन जो अफ्रीका वाला रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है। बहुत ही बुरी कंडीशन है, लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता है प्रॉपर वे में। तो उनकी गरीबी के बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि गरीबी जो है वो इंसान जो है किसी को ना दिखाए। घर में कोई मर रहा है, उनके पास में पैसा नहीं है उसको ठीक कराने का, ये लगता है चलो मर रहा है तो मरी जाए अब, क्योंकि हमारे पास में पैसा तो है नहीं है इसको बचाने का। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इतनी बुरी सिचुएशन आप लोगों को जब देखने को मिले तो तब बुरी कंडीशन हो जाती है। ये मैंने बताया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। एक और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यहाँ पर, वो था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके बारे में भी आप लोग याद रख लीजिएगा अगर क्वेश्चन बन जाए। ये मैंने बता दिया इसको कौन प्रस्तुत करता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है। देखिए, ये तो दुनियादारी के लेवल पे प्रस्तुत किया जाता है, दुनिया भर की बातें बताता है, पर लेकिन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हमारे देश की बातें बताता है। और वो कौन प्रस्तुत करता है, वो नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग उसको प्रस्तुत करता है यहाँ पर, और बेसिकली यहाँ पर ये है, ये ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर मैंने बताया दिया इसको कौन प्रस्तुत करता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें अगर अभी बात करें आप लोगों से किस किस की पोजीशन क्या क्या देखने को मिली पॉवर्टी के बारे में, तो बिहार जो था उसका हाईएस्ट शेयर देखने को मिला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। यानी कि बिहार जो था वो सबसे ज्यादा गरीब की कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, यानी कि एक तरीके से वहां पर बहुत सारी चीजें जो है खासकर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड सबसे बुरी कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर बात की जाए तो उसी को सुधारने की बात यहां पर की जा रही है, जिसके चलते इनके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में यहां पर चीजों को अच्छे करने की भी कोशिश की जा रही है। बाकी अगर बात करें, बिहार सबसे नीचे से टॉप कर रहा था और केरला जो है वो सबसे ऊपर से टॉप कर रहा था। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार के बाद में झारखंड, उत्तर प्रदेश और केरला के बाद में पुदुचेरी और लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम, इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये दो चीजें आप लोगों को जरूर याद रखिएगा अगर पॉवर्टी घटाने के बारे में बात यहां पर की जाती है। तो क्या क्या मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, तो कई सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दी यहां पर। सबसे पहले तो कहां पर क्या क्या गरीबी घट रही है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिखा दी। इसी के साथ में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है वो सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। देश के अंदर भी एक इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलता है गरीबी के बारे में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहां पर मैं बहुत सारी स्कीम के नाम बताने वाला हूं और ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों का होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन सकता है। ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यहां से आप लोगों के लिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश में आज तक का कितनी ऐसी स्कीम है जो कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी को मिटाने के लिए या फिर लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए चलाई गई है। तो स्कीम का नाम, साल कौन सी में लॉन्च की गई है और यहां पर जो बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन जो है वो सही करा देगी या फिर कई सारे क्वेश्चन के अंदर कई सारी स्टेटमेंट सही करा देगी। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से सुनना है, जहां पर भी कंफ्यूजन होगा बताना, और हर एक स्कीम के बारे में नाम, उसकी शॉर्ट फॉर्म, उसका साल और उसकी मिनिस्ट्री, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और यहां पर मैं आप लोगों को बहुत ही पुराने से लेकर अब तक की सारी स्कीमें बताऊंगा। लिखने के लिए भी आ जाए डायरेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछ लिया है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको IRDP बोलते हैं। तो गांव के डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, 1978 में स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव के डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा नंबर की जो यहां पर है इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, 1985 में 1985 में लाई गई, और ये ग्रामीण के बारे में बात की जा रही है तो यहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि काम करती हुई नजर आती है इसको सुधारने के लिए। नेक्स्ट यहां पर तीसरे नंबर की जो स्कीम है यहां पर बात की जा रही है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, NOAPS, ये 1995 की स्कीम है यहां पर ये। तो ये बेसिकली ओल्ड एज के लिए बात की जा रही है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नंबर 4 पर यहां पर नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, जिसको NFBS बोलते हैं, ये 1995 की ही स्कीम है यहां पर, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। इंटरेस्टिंग चीज अभी आप लोगों को बताऊंगा, अन्नपूर्णा ये 1999 से लेकर 2000 की स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आएगी। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2000 की स्कीम है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगी। आप लोगों को ये पता होना चाहिए गरीबी हमारे देश में कम है नहीं, गरीबी हमारे देश में ज्यादा है, पर लेकिन हमारे देश में गांव में गरीबी ज्यादा है और शहरों में गरीबी कम है। जितनी गरीबी गांव में है शहरों में उसकी आधी गरीबी है, यानी कि गांव में शहर के कंपेयर में डबल गरीबी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए मैक्सिमम जो स्कीम चलाई जा रही है वो गांव में गरीबी मिटाने के लिए चलाई जा रही है, क्योंकि गांव में गरीबी ज्यादा है, इसीलिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है।
अभी और भी कई सारी स्कीम है, जैसे एमजी नरेगा हो गया, ये लोगों के लिए 2005 में स्टार्ट की गई ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में लाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बेसिकली गांव से ही रिलेटेड है ये भी। नेशनल, ये बेसिकली रूरल लाइवलीहुड मिशन लाया गया 2011 में, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब यहां पर शहरों के बारे में बात की जा रही है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 में। यानी कि पुराने टाइम से हम लोग गांवों की गरीबी मिटाते हुए आ रहे हैं, 1978 में शहरों पर फोकस करना स्टार्ट किया हम लोगों ने अभी आकर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आ गया यहाँ पर। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सबके लिए था बेसिकली, यहाँ पर 2014 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। इसी के साथ में संसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में लाया गया यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसी के साथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। प्रधानमंत्री यहाँ पर सुरक्षा बीमा योजना 2015 में लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। नेशनल जो बात करें यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, यानी कि एक तरीके से जो जच्चा और बच्चा की ध्यान रखने के लिए ये एक स्कीम लेकर आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2016 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 2006 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो बेसिकली PMGKY 2016 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है सोलर चरखा मिशन 2018 में, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन प्लान, जो कि पोषण अभियान जिसको बेसिकली बोला गया 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको PM सेवा निधि भी बोला गया 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। तो मैक्सिमम स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि गांव के लिए है, जो कि महिलाओं के लिए है और बच्चों के ऊपर फोकस दे रही है और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दे रही है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में सारी की सारी स्कीम क्या कर रही है, ये गरीबी को मिटाने का यहाँ पर काम कर रही है। और मैंने आप लोगों को बताया, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आप लोग जाएंगे तो पहला ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बेसिकली गरीबी को मिटाने के बारे में बात करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 ही गरीबी को मिटाने के बारे में बात करता है। 2 और 3 किसके बारे में बात करते हैं, ये आप लोग को बताना है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए कि गरीबी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उनकी मिनिस्ट्री और किस डेट में यहाँ पर इनको बेसिकली लॉन्च किया गया। तो ये अलग अलग रीजन से भी आप लोग इनको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, कहीं पर इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोग का बन सकता है। इसलिए सारी की सारी स्कीम जो है वो एक जगह इकट्ठी करके आप लोग को बता दी। कोई भी डाउट इससे रिलेटेड अब आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो बताएगा, उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या कवर किया इस आर्टिकल के अंदर, हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पॉवर्टी के बारे में बातें की है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसके बारे में बात की। कितनी गरीबी घट गई है वो हम लोगों ने देखा, कहां कहां पर कितनी गरीबी है और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ डेटा भी देखा। कहां से गरीबी ज्यादा घटी है और कहां से गरीबी कम घटी है वो हम लोगों ने जाना। शहरों में गरीबी कम और यहाँ पर गांव में गरीबी क्यों ज्यादा है वो देखा। पिछले 1 दशक में अगर बात करें गरीबी की हालत के बारे में जाना, क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है वो हम लोगों ने समझी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ साथ में मैंने आप लोगों को अपने देश के अंदर में जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो भी बताया। यानी कि 2 इंडेक्स भी आप लोगों के यहाँ पर तैयार कर दिए। और ये सारी की सारी जो स्कीम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, PPT मिल जाएगी, जाकर इनको आप लोग बेसिकली देख लेना। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। अब बात करता हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा। वैसे तो कई सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूं, पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर अब आप लोगों को देना है। बात की जा रही है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यानी कि बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक के संकेत के यहां पर बेसिकली रिलेटेड कौन सा सही है। बोला गया ईयर ऑफ स्कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इसी के साथ में मैटरनल मोर्टेलिटी और कुकिंग फ्यूल, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर क्या है, अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में बात करनी है तो सही आंसर आप लोगों को देना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 2 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल सही दोगे, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद में आंसर देखना है बेसिकली। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर यहां पर इसका सी। कैसे मतलब, सी आंसर 1 2 4 1 2 4। मैंने यहां पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी के बारे में बात की है, कहीं पर नहीं किया ना। अगर आप लोग देखें यहां पर कहीं पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी के बारे में लिखा हुआ है,
कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था ये बेसिकली और ज्यादा आप लोगों के लिए अपग्रेडेड करके बनाया जा सकता था अगर इसमें बात कर देते कुछ इस तरीके से, जैसे अभी हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया है, ठीक है, जो मैंने बताया ना, गरीबी गांव में बढ़ रही है, शहरों में घट रही है, वो सब चीजें। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए रहते ही रहते हैं। इसके साथ में मैं आप लोगों को आर्टिकल के अंदर ही बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये करंट और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन है, तभी आप लोग को जो है ये डिस्कशन में मजा आता है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ में आप लोग की कवर हो जाती है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठो तो एसएलवी फैमिली मेंबर होने के नाते आप लोगों को पेपर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार ये पेपर तो हम लोगों ने ही बना रखा है। तो इस तरीके का मजा है, तभी पढ़ने का मजा है, वरना तो चीजें चलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ओके, तो ये होगी इसके बारे में सारी बातें। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, या फिर आप लोगों को अगर लगता है या जो भी सजेशन देना है वो भी आप लोग बता सकते हो, ठीक है। कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री हम लोग कहां पर लगाते हैं, ये वही कपड़ा है जब आप लोग जाकर शानदार तरीके से मॉल के अंदर देखते हो तो ये यहीं से निकल के आता है। तो पूरा प्रोसीजर चलता है। पहले कपास आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल जो रहता है, कपास ले लो या फिर सिल्क ले लो, या फिर आप लोग जो ऊन होती है उसको ले लो, वुलन, देखें जो वुल होती है। तो हमारी कंट्री में खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां कहां पर क्या पाया जाता है। तो कॉटन वाला जरूर आप लोग याद रखिए, कम से कम कॉटन वाला एरिया आप लोग यहां पर देखते हैं। मैक्सिमम आप लोगों को ये एरिया देखने को मिलेगा, यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया हो गया इधर, ठीक है। तो काफी सारा एरिया यहाँ पर कॉटन, कुछ आप लोगों को इधर भी देखने को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल की साइड में, और कुछ आप लोगों को यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, पर मैक्सिमम आप लोगों को गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर कॉटन देखने को मिलेगा। तो जहां पर भी कॉटन जो है ज्यादा पैदावार होगा, उसी तरीके से कॉटन की इंडस्ट्री वहीं पर ही आप लोगों को काफी ज्यादा नजर आ जाएगी। तो सबसे पहले तो रो फाइबर आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं, फिर उसकी स्पिनिंग करते हैं, जैसे चरखा नहीं चलाते थे उससे फिर आप लोग प्रॉपर टे में उससे आप लोग धागे निकालते हैं यान करके, ठीक है। तो वेविंग की जाती है यहाँ पर, इसी के साथ में निटिंग की जाती है, फिर यहाँ पर फैब्रिक निकल के आता है, जिस फैब्रिक को आप लोग फिर डाई वगैरह करते हैं, कलर लगाते हैं, और फिर गारमेंट्स यानी कि कपड़े बनते हैं आप लोग के। तो इस तरीके से यहाँ पर कपड़े आप लोग के पास में पहुंचते हैं। तो एक पूरे प्रोसीजर के थ्रू जो ये पूरा प्रोसीजर चल के आता है जब हमारे देश में कपड़े बनते हैं, तो यहां पर वो कपड़े का जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करेगा कि हमारा मार्केट में क्या लेवल है। यानी कि जहां पर अगर बात करें, अगर स्टार्टिंग से मैं बात करूं, रॉ मटेरियल कैसा निकाल कर लेकर आए, क्या वो आसानी से मिल पा रहा है हमारे देश में, क्या अच्छा खासा अवेलेबल है, उससे डिपेंड करेगा। फिर ये जो पूरा प्रोसीजर यहां पर चल रहा है, इसकी कॉस्ट कितनी सस्ती आ रही है, यानी कि लेबर सारा काम करेगी। अगर लेबर महंगी होगी तो दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। फिर जो कपड़ा आप लोग मार्केट में लेकर जा रहे हो फाइनल डेस्टिनेशन पर, उस पर टैक्स आप लोग क्या लगा रहे हो, तो वो डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें जब मिक्स हो जाती है तो तब जाकर आप लोगों के सामने एक जो भी कपड़ा आप लोग खरीदते हैं उसका प्राइस तैयार होता है। तो ये जो कपड़े का प्राइस तैयार होता है, अगर यहाँ पर सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर अगर इंपैक्ट डालेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा ये महंगा हो गया, बहुत ज्यादा ये चीजें होगी, तो बहुत सारे इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते दिक्कत ये रहती है कि सारी चीजें जो है वो एक पैटर्न में चलनी चाहिए, वरना दिक्कतें आप लोगों को देखती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। तो अब इसके बारे में समझते हैं। कुछ पहले हिस्ट्री की कुछ चीजें आप लोग समझिए। 1818 में सबसे पहले हमारी कंट्री में मॉडर्न मिल जो स्टेब्लिश किया गया था, ये था फोर्ट ग्लोस्टर नियर कलकत्ता, जो हालांकि सून क्लोज हो गया था हालांकि, पर लेकिन सबसे पहला आप लोग इसके बारे में याद रखें, कोलकाता में सबसे पहला मिल हमारे कंट्री के अंदर बनाया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में फिर आगे 1854 में यहां पर देखिए क्या होता है, हमारे देश में ना नॉर्मली रॉ मटेरियल निकाल के अंग्रेज अपने वहां पर ले जाया करते थे, हमारे यहाँ पर ज्यादा सामान बन नहीं पाते थे। तो इसके चलते बाद में चलकर जब दिखने लगी कंडीशन खराब हो गई, तो इसलिए आप लोगों को पता है 1857 की जब क्रांति हुई, बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसके चलते कई सारे लोग हमारे निकल कर आए अलग अलग तरीके से, और उनके द्वारा अपना अपना काम किया गया इस पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए। उन्हीं में से ही एक पारसी एंटरप्रेन्योर थे जिनका नाम था क्वासिजी दाबार। ये इनके द्वारा यहाँ पर फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन मिल ये यहाँ पर स्टैब्लिश की गई मुंबई के अंदर में, ठीक है। इसी के साथ में फिर आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा शाहपुर मिल यहाँ पर 1861 में देखने को मिली। इसी के साथ में कालिको मिल आप लोगों को 1863 में देखने को मिली, सेटअप इन अहमदाबाद, ठीक है। इसी के साथ में फिर चीजें आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई, और यहाँ पर 1870 के पास में अगर आप लोग जाएंगे, रियल एक्सपेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे देश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 60% ऑफ कोसेंट जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो अकेली यहाँ पर मुंबई के अंदर लोकेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। और वो क्यों देखने को मिलेगी, ये इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सबसे ज्यादा कॉटन नजर आएगा। तो मैंने आप लोगों को बोला भी था, ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में, अगर आप लोग देखोगे कि जहां पर रॉ मटेरियल होता है नॉर्मली वहीं पर ही इंडस्ट्री बनाई जाती है। इससे फायदे कई सारे रहते हैं। एक तो रॉ मटेरियल को वहां से निकालकर कहीं दूर ले जाने में दिक्कत नहीं रहती है, आसानी से सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये पूरा टॉपिक आप लोगों का ऐसे हो जाएगा कि इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं, इवन दूसरी इंडस्ट्री का भी अगर लिखने के लिए कुछ आ जाता है ना आप लोग यहाँ पर, मान लीजिए आप लोग को गन्ने के बारे में बात करना है, गन्ने के मिल के बारे में बात करना है, तो उससे रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा टॉपिक में जो है आप लोगों से यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल के बारे में।
तो टेक्सटाइल और गारमेंट यानी कि जो कपड़ा उद्योग है हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा अगर जॉब प्रोवाइड कराता है तो है टेक्सटाइल और यहाँ पर ये कपड़ा उद्योग। ये आप लोगों को जानना है क्योंकि हर एक इंसान के बदन पर कपड़ा होना जरूरी है, ठीक है। वो एक अलग बात है यहाँ पर कि कई बार कई सारे लोग जो हैं बेचारे भूखे रहते हैं, भिखारी रहते हैं, उनको कपड़े ढंग से नहीं मिल पाते हैं, पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई कई जोड़ी आप लोगों के पास में कपड़े होंगे सर्दी के भी और गर्मी के भी। तो ये कहीं ना कहीं इतने सारे कपड़े हर एक पर्सन के पास में सोने के, ओढ़ने के, सोल, मोजे, मतलब जूते, कब उसके अंदर सॉक्स, मफलर, जैसे केजरीवाल साहब जी जैसे, ठीक है। मतलब मजाक में था, सीरियस मत लेना, कई सारे बच्चे कमेंट करने लगते हैं जो नहीं किसी पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो करते हैं। केजरीवाल साहब बहुत मेहनती, बहुत माइंड ब्लोइंग पर्सन है, एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है और अच्छे इसलिए लगते हैं मुझे क्योंकि एजुकेशन पर फोकस दे रहे हैं, ठीक है। और एजुकेशन किसी सोसाइटी को अगर मिल जाएगी, उस सोसाइटी को आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो एजुकेशन पे सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर वैसे तो हेल्थ पे पहला होना चाहिए, पर लेकिन एजुकेशन अगर पढ़ेगी कम से कम इंसान समझेंगे तो सही चीज है, पहले हेल्थ आता है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी जब आप लोग देखेंगे ना, उसमें भी हेल्थ जो है वो एजुकेशन से पहले रखा गया है। पहले हेल्थ होगी क्योंकि जब हेल्थी रहेगा इंसान तभी तो एजुकेशन लेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। तो भूखमरी जो है उसको मिटाने के लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जॉब प्रोवाइड कराना। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराती है, लगभग 45 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड कराती है, यानी कि 450 लाख आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर बोल सकते हैं 4.5 करोड़ लोगों को यहाँ पर जॉब जो है यही वाला सेक्टर प्रोवाइड कराता है। और हमारी कंट्री में ओल्डेस्ट इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर जो कि काम करती नजर आती है। और ट्रेडिशनल तौर पर जुल्हाई देखे होंगे गांव में, हालांकि आज की डेट में तो ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, पर ये छपाई बुनाई क्या करते थे, मुझे अब भी याद है जब गांव में रहा करते थे हम लोग वहां पर, तो एक पड़ोस में थोड़ा सा आगे चलकर एक जुल्हाई हुआ करते थे, तो वहां पर छपाई करना, वो ठप्पे से मारते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें काफी हमारी कल्चर का पार्ट थी और हमारी कंट्री के बनाए का कपड़े इतने शानदार हुआ करते थे कि विदेशों में भी उनकी डिमांड हुआ करती थी। तो नॉर्मली यहाँ पर हमारी कंट्री का जो ये एरिया है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मतलब छोटे छोटे कोई अपने घरों में दुकानें खोल के बैठ गए छोटी छोटी, वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये नजर आएगा। दूसरा है ऑर्गेनाइज सेक्टर, बड़ी बड़ी मिल हो गए, बड़ी बड़ी मशीनरी इस तरीके से लगाकर काम करना प्रॉपर वे में, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक कैटेगरी में आता है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब ये कुछ ऐसे डेटा है जिनको आप लोग रख लेना इकट्ठा करके। अभी एक क्वेश्चन भी पोस्ट करूंगा मैं आज के ही इस पर्टिकुलर आर्टिकल से, और एक पुराना जो यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन होगा। तो इंडिया को बात की जा रही है कि इंडिया नीड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर टू मेक इट कॉम्पिटिटिव सेक्टर विच इज मॉडर्न, सस्टेनेबल और इसी के साथ में इंक्लूसिव। तो डिस्कस करना है आप लोगों को यहाँ पर, ये यानी कि कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि सामने पता चला कोई आगे निकल गया तो ऐसे थोड़ी ना किसी को आगे निकलने देंगे। तो इस तरीके से अगर कोई आएगा तो उसको मुखी सिखाई जाएगी अच्छे से, तो वो काम करना है यहाँ पर। सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि ऐसा हो कि लोगों को ज्यादा लंबे समय तक टिका रहे और लोगों को प्रोवाइड कराए जॉब। और इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको साथ में लेकर चला जाए, तो सबके साथ सबके विकास वाला। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं और उसी पैटर्न में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहाँ पर। ये बेसिक मैंने बता दिया कहां से हमारी कंट्री में कहां पर रॉ मटेरियल है, कहां से चीजें निकल कर आई, किस तरीके से यहाँ पर चीजें बनती है। बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होती है वो बता दी। अब यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो हमारी कंट्री में 2.3% का ये इंडियन जो जीडीपी है, इनके ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। मतलब जीडीपी हमारी कंट्री में एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस आप लोग प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल बाउंड्री के अंदर, उसको आप लोग जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में 7% इंडस्ट्रियल आउटपुट देखने को मिलेगा यहाँ से टेक्सटाइल सेक्टर से। 12% एक्सपोर्ट जो हमारी कंट्री में होता है, जो कमाई होती है वो इसी से निकल कर आता है, कपड़े बाहर हम लोग बेचते हैं। और इंप्लॉयमेंट लगभग मोर देन 21% टोटल जितना देश में व्यापार यानी कि एक तरीके से लोगों को जो मिलती है वो इसी सेक्टर से आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। आप लोगों को पता है 50% के करीब जो जॉब हम लोग कहां से लेते हैं वो एग्रीकल्चर से लेते हैं, और 21% के करीब जॉब आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, पहले नंबर पर एग्रीकल्चर और दूसरे नंबर पर यहां पर हो गया ये टेक्सटाइल वाला एरिया। अगर बात करें इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल जो टेक्सटाइल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि 6% है ग्लोबल शेयर का, तो इसमें बढ़ाने की बात की जाती है। इसी के साथ में जो फंक्शनल फैब्रिक आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसमें भी काफी लार्ज स्केल पर हम लोग काम करते हैं। देखिए होता क्या है, कई सारी चीजें हैं, जैसे आज के मैं बात करूं से आप लोग गाड़ी जो होते हैं उनके अंदर जो गद्दियां बनाई जाती हैं, ठीक है, ये सारी जैसे हैंडल हो गए उसके ऊपर जो प्लास्टिक वगैरह नहीं वो रबर वगैरह चढ़ाई जाती है, तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके की चीजें जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल की कैटेगरी में आ जाती है, तो उनको यूज करने की बात की जा रही है। तो अलग अलग है जो यूज करते हैं हम लोग इनको। इंजीनियरिंग में अगर बात करें, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ठीक है। इस जैसे ग्लव्स वगैरह आप लोग देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स की जो ड्रेस बनती है वो सारी बातें बोल सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बात करें, अभी हम लोगों ने क्या किया, अपनी जो आर्मी है उसके लिए कुछ ऐसे कपड़े बनाए कि वो सर्दी में भी उनको एंजॉय कर सकते हैं। याद होगा मैंने आप लोगों को न्यूज एनालिसिस वाली वीडियो आती है जो शाम को 8:30 बजे, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था आप लोगों से वो। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उनको आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सेकंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है वो आप लोग को इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आप लोग आज के बात करें 95% जो वर्ल्ड
हैंड वूवन जो फैब्रिक है वो इंडिया से निकल कर आता है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फैक्ट है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी कुछ बातें अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूं, ये इंपॉर्टेंट होगी, जिनको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कई सारे चैलेंज है हमारे सामने, तो 7 चैलेंज है, अगर लिख दोगे तो एग्जाम में आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे एक जगह, ठीक है। तो बात की जा रही है चैलेंज के बारे में, तो यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है फ्रेगमेंटेड, मतलब हमारे देश में हाईली फ्रेगमेंटेड है। यहाँ पर एक तरीके से फ्रेगमेंटेड का मतलब टूटी हुई, कहीं एक कोई बैठा हुआ काम कर रहा है, कहीं दूसरा कर रहा है, ऐसा नहीं कि सब चीजें एक जगह है और अलग अलग तरीके से सारे काम कर रहे हैं। कोई अब पुराने बाबा आदम के जमाने की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो किसी के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, हाथों से ही काम चला रहा है, माने गांधी जी की तरह चरखा काटना। तो वो तो ज्यादा देखिए, वैसे तो अच्छी चीज है, चलो अपना काम करें, पर लेकिन सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है ना, तो वो समझना पड़ेगा। टैक्स स्ट्रक्चर काफी खतरनाक है, अभी 12% अगर टैक्स स्ट्रक्चर आप लोग बढ़ा दोगे तो कल को चलकर काम कैसे चलेगा। बांग्लादेश में काफी सस्ता मटेरियल निकल कर आता है, तो उनके साथ में हम लोग कंपीट ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में, बांग्लादेश का सामान मार्केट में भरा हुआ नजर आएगा। लेबर वेज काफी ज्यादा बढ़ रही है फिलहाल आज की डेट में, यानी कि अगर लेबर वेज बढ़ जाती है तो इससे प्रोडक्ट और महंगा हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मान लीजिए आज के दिन में कोई कपड़ा बनाना है, एक कपड़े को बनाने के लिए अगर किसी वर्कर को जो है उसको 50 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, तो 50 रुपए दिए जाते हैं, तो इसका मतलब पहले 50 रुपए दिए जाते थे, अब 100 रुपए दिए जाने लगे। अब उस वर्कर को जो 150 रुपए एक्स्ट्रा दिए गए वो कौन देगा? मालिक थोड़ी ना दे रहा है अपनी जेब से। अब आप लोग कपड़ा खरीदने जाएंगे, आपकी जेब से कटेगा वो पैसा। तो इस तरीके से लेबर की अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो मार्केट में कपड़े का प्राइस बढ़ेगा, और कपड़े का प्राइस अगर मार्केट में बढ़ जाता है तो बांग्लादेश वाला कपड़ा जो है सस्ता है, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट काफी सस्ती है, तो उनका कपड़ा जो है हमारे जैसे कपड़े की क्वालिटी का रहेगा, पर लेकिन फिर भी 50 रुपए सस्ता आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ऐसे मार्केट में जब आते हैं तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। इसी के साथ में एक्सपोर्ट काफी कम है हमारा, यहाँ पर काफी लंबे समय से स्टैग्नेटेड है, ठीक है। तो लगभग 40 बिलियन लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लास्ट 6 ईयर से, तो यहीं पर ही टिका हुआ है, ज्यादा अच्छे लेवल पर बढ़ ही नहीं रहा है। स्टैग्नेशन मतलब होता है रुका हुआ, स्टैग्नेंट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्द आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेड हो गया, स्टैग्नेंट हो गया, तो ये तो आप लोगों को इकोनॉमी में बात करें तो स्टैग्नेंट जो वर्ड है वो कई बार आता है कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी है, यानी कि रुकी हुई है, ठीक है। लैक ऑफ स्केल, यानी कि हमारी कंट्री में लगभग आप लोगों को मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी भी हम लोगों ने ये बनी बड़ी बड़ी हम लोगों ने इंडस्ट्री बना रखी है, 100 के करीब मशीन देखने को मिल जाएगी। जबकि बांग्लादेश में आप लोग जाएंगे एक ही उसमें लगभग 50 के करीब मशीन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी एक फैक्ट्री में। मैं ऐसे बेसिकली बात कर रहा हूं, हमारी कंट्री में मैक्सिमम 100 मशीन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वहां पर आप लोगों को लगभग 500 के करीब मशीन देखने को मिलेगी, तो हमसे ज्यादा लार्ज स्केल पर वो कपड़े बना रहे हैं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट 2000 से लेकर 2019 तक एफडीआई जो है वो ओनली 3.41% आप लोगों को, वो 3.41 बिलियन देखने को मिला, तो बहुत ही कम है। आप लोगों ने अट्रैक्टिव बना ही रखा है, इसलिए कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आता ही नहीं है, तो ये सोचने वाला मुद्दा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज सामने निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में जैसे प्रॉब्लम के बारे में बात करूं, जैसे स्कार्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मान लीजिए रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है कॉटन, तो उसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, पहला इंपोर्टेंट मुद्दा हो गया। इसी के साथ में मशीनरी पुरानी हो चुकी है, तो प्रोडक्टिविटी उनकी अच्छी नहीं है, तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं पाती है। पावर सप्लाई बार बार कट होती रहती है, उसकी वजह से यहाँ पर इफिशिएंसी नहीं आ पाती है, वो लॉस हो जाता है। उन्हें आप लोग पढ़ने बैठे बिजली चली गई, तो आप लोग का मन था पढ़ने का, तो बिजली चली गई। वो अलग बात है कि आप लोग का मन कई बार होता नहीं है, ठीक है। मन बना लो यार, अब तो वैसे भी एग्जाम पास में आ रहे हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लगभग 5 महीने बचे हुए हैं आप लोग के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। और जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए अच्छे से तैयारी करो। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अच्छे से लगे रहो, या फिर बैंकिंग या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम बड़ा है छोटा होता है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस तरीके की चीजों को लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। कंपटीशन काफी देखने को मिलेगा, सिंथेटिक जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसके चलते यहाँ पर कंपटीशन रहता है, तो वो सस्ते में प्रोवाइड करा के चले जाते हैं, तो वो दिक्कतें देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट, एक तरीके से आज के डेट में हमारी कंट्री में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है, बाहर के जो लोग हैं वो आके अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो इसके चलते कल को हम लोग यूएसए में अपना सामान बेचते थे, ठीक है, और पता चला बांग्लादेश यूएसए में जाकर सामान बेच रहा है, वो सस्ता बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी का बेच रहा है, तो हमारी मार्केट तो खत्म हो गई ना बांग्लादेश में, अब यूएसए में, तो बांग्लादेश ने यूएसए की मार्केट पकड़ ली, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो ये काफी बड़ा कॉम्पिटिशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या काम नहीं कर रहे हैं कुछ इसके ऊपर? जी हाँ, कई सारे इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे अमेंडमेंट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम लेकर आई गई थी 2015 में, तो काम चल रहा है अभी आराम आराम से टेक्नोलॉजी को अमेंडमेंट क्या हो गया सॉरी यार कई बार ना ऐसा गला सा चिपक से जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं स्कीम फॉर द इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल जो पार्क है उसके बारे में। यहाँ पर जहां पर एक ही जगह पर सारी चीजें इकट्ठा करके बना देना, तो इससे और फायदा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बात की जा रही है SAMARTH यानी कि समर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर को और अच्छे लेवल पर आगे ले जाने की, ठीक है, कैपेसिटी बढ़ाने की। और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन जो स्कीम लेकर आ रहे हैं,
तो ये काम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है, पर लेकिन रिक्वायरमेंट क्या रहती है, बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग को आज के डेट में अपना सिलेबस अच्छे से उठाना है, पुराने क्वेश्चन पेपर उठाना है और इसी के साथ में प्रैक्टिस करनी है। तो एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए जितनी प्रैक्टिस करनी है, जितना सीरियस आप लोग होना है, उतना सीरियस आप लोग हो नहीं रहे, पर लेकिन पढ़ तो रहे। इसका मतलब ये तो नहीं आप लोग पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, पर लेकिन गवर्नमेंट भी ऐसे काम कर रही है, जितना कंपटीशन बनाए रखने के लिए काम करना है उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। मेजर इनिशिएटिव और देखने को मिलेंगे, पावर जो टैक्स रेट के बारे में बात, वो एक तरीके से पावर जो टैक्स इंडिया के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर, अगर आज की डेट में आप लोग ब्रांडिंग के बारे में बात करें तो कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे कंट्री में इतना नहीं किया जाता है, ठीक है। बाहर के कपड़े किसी के ऊपर एडिडास लिख दिया और नाइक लिख दिया, अगर मैं कल को बोलूं कि एसएलवी का कपड़ा निकलकर मार्केट में आ रहा है, ठीक है, एसएलवी नाम का उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, तो आप में से कितने सारे खरीदेंगे? एक साइड में एडिडास का रखा हुआ है, एक साइड में नाइक का रखा हुआ है। आप लोग बोलोगे कि यार नहीं ये तो अभी नया नया है, पता नहीं क्या बना रहा होगा। आप लोग हमेशा एडिडास या फिर नाइक के बारे में बोलोगे, भले इसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। यही ठप्पा क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बेसिकली, ये बनाते हैं, उस पर अपना ठप्पा लगाकर मार्केट में उतारते हैं प्रोडक्ट, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ठप्पे की एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, वो एक जो प्राइस होता है वो ठप्पे का पे करते हो आप लोग बेसिकली, ठीक है, वरना उसी क्वालिटी का कपड़ा सस्ते में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं उस तरीके से। तो एक ब्रांड की बात करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो स्किल समग्र स्कीम है यहाँ पर, वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बात करिए तो ब्रांडेड हमारे देश में होनी चाहिए। इसी के साथ में हमारी कंट्री की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जूट आई केयर करके 2015 में लॉन्च किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर बात करें जूट कल्टीवेटर के लिए, ठीक है। तो उनको कैसे हम लोग को आगे लेकर चलना है, उनके ऊपर फोकस नहीं देते, कैसे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है। और नेशनल टेक्सटाइल मिशन भी हम लोग लेकर आए, जिसमें आने वाले टाइम में कई सारे टारगेट हम लोग के द्वारा रखे गए कि डोमेस्टिक साइज जो है उसको 40 बिलियन से बढ़ाकर 50 बिलियन करेंगे 2024 तक का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो आने वाले टाइम में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। पोटेंशियल तो है सेक्टर के अंदर, रॉ मटेरियल भी है हमारे पास में और इसी के साथ में इंडस्ट्री भी है, तो दोनों को मिक्स कर प्रॉपर वे में और सही स्किल प्रोवाइड कराकर काम कर रहे हैं और बल्ले बल्ले मजे लो। फिर मेगा, अब आप लोगों को मेगा अपैरल पार्क बनाने पड़ेंगे, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रखनी पड़ेगी, यानी कि एक ही सिस्टम को अगर दो जगह यूज कर पा रहे तो क्या जा रहा है। जैसे हमारी कंट्री में ना आर्मी नेवी एयरफोर्स को एक जगह इकट्ठा लेकर आ रहे हैं, वही पैटर्न आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया को नीड है कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट फॉर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो कई सारी चीजें आप लोगों को यार देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिनके बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने आप लोगों से कवर कर दिया इसके बारे में यहाँ पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली अब क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो टेक्सटाइल का एक पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया, कहां से निकल कर आता है, कैसे बनता है, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी, इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्या क्या चैलेंज है, अब पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट करना क्वेश्चन, और क्वेश्चन आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में एक दूसरे के साथ में शेयर कर, एक दूसरे के साथ में अच्छे से उसको अटेम्प्ट करा करो, ताकि चीजें आप लोग अंडरस्टैंड भी कर सको, ठीक है। तो काफी इंपोर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर डिसाइड करेंगे चीजों को कैसे लेकर चल रहे हैं। देखिए जब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्शन कराने की, तो और भी कई सारे इश्यूज यहाँ पर निकल कर आते हैं कि यहाँ पर सब पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सही तरीके से वहां पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है कि नहीं है, बीमारी को फैलने से भी यहाँ पर रोकना पड़ेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लगा रहे हैं, वो सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें अपनी जगह पर फिलहाल अभी यहाँ पर वो तो आप लोग बेसिकली जो चीजें मैंने बता दी कि क्या क्या चीजें चल रही है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। पर जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर अभी, वो मैं आप लोगों को बताता हूं, जिसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अभी बात यहां पर ये की जा रही है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट 5 में आप लोगों को देखने को मिलेगा संविधान के अंदर में हमारी कंट्री में किस दिन हम लोग, आप लोग वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं, याद होगा ना, हम लोग बात वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं 25 जनवरी। क्यों 1950? क्यों? क्योंकि इस दिन जो है हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और पार्ट 5 में, जो पार्ट 15 में जब आप लोग जाते हैं, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक यहाँ पर इसी के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है, यानी कि कैसे इनकी फंक्शन होनी चाहिए, कैसे पावर होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है यहाँ पर वो है आर्टिकल 324, क्योंकि सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में जो पावर आती है वो आर्टिकल 324 के हिसाब से आती है। बाकी आर्टिकल 325 में बोला गया कि नो पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन। एक क्लेम अगर किया जाए यहाँ पर कि किसी रेस के नाम पर, कास्ट के नाम पर उनको इंक्लूजन कर रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर एज है हमारे देश में 18 साल हो गई है भाई साहब, उसके हिसाब से आप लोग उनको पार्टिसिपेट कराओ, ठीक है। आर्टिकल 326 आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल। इसी के साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के अंदर बात करें तो एडल्ट सफरेज फॉलो किए जाते हैं यहाँ पर, यानी कि बोला ना भी 18 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं वो डाल सकते हैं। तो चाहे पार्लियामेंट के बारे में बात करिए, चाहे स्टेट के बारे में बात करिए, तो ये आप लोगों की एज होना जरूरी है यहाँ पर। आर्टिकल 327 क्या बोलते हैं? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर, यानी कि पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि आप लोग इलेक्शन से रिलेटेड हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है।
ये यहां पर मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों से याद रखिएगा जब पार्लियामेंट शब्द यूज कर रहा हूं, तो पार्लियामेंट के बारे में जब आप लोग बात करेंगे तो इलेक्शन कहां कहां पर ये कंडक्ट कराते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, और कहां पर अभी स्टेट इलेक्शन कंडक्ट कराता है वो बताऊंगा, तो कंफ्यूजन में आप लोग मत आना, ठीक है। इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। आर्टिकल 328 कहता है कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि अपने लेवल पर अगर स्टेट के हाथ में पावर है वो भी यहां पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए काम कर सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि देखिए जब हमारे देश में मान लीजिए अभी इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे 5 राज्य के अंदर में, तो जब इलेक्शन चल रहे होते हैं तो कोर्ट जो है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया तो ये आप लोग के एग्जाम की तरीके से हो जाएगा। जैसे कोई एग्जाम था उसमें कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया तो यहां पर वो एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया, एग्जाम को फिर से कंडक्ट कराना है, तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बात ये की जा रही है कि बार कर दिया जाता है कोर्ट को इंटरफेयर करने से, जब कंप्लीट हो जाए मैटर उसके बाद में आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई साहब आप लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिल रही है, पर लेकिन स्टार्टिंग में बीच में नहीं आएगा, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आर्टिकल मैंने बता दिए। तो आर्टिकल 324 काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात करते हैं। तो सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन और कंट्रोल का काम आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों आ जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ जाती है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिन जिन राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। कितने ऐसे राज्य जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है बताइए जरा। अब जम्मू एंड कश्मीर हट गया है तो आप पता होना चाहिए आप लोगों को कितनी एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिएगा। देखिए जैसे वीडियो आती है ना उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आंसर देने की कोशिश किया करो आप लोग, ठीक है। इसलिए बोलता हूं मॉर्निंग में दिन को जल्दी से स्टार्ट करो, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल सको। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये कराता है यहाँ पर हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पर स्टेट के जो इलेक्शन है वो याद रखिएगा यहाँ पर वो कौन कराता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराते हैं। जैसे पंचायती राज सिस्टम हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई, तो सेपरेट स्टेट का इलेक्शन कमीशन देखने को मिलेगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इंप्लीमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी यहाँ पर जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये बातें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर इनको अपॉइंट करते हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर इनके साथ में 2 और आप लोगों को मेंबर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर प्रेसिडेंट इसी के साथ में आगे रीजनल कमिश्नर भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के साथ में डिस्कस करके कंसल्ट करके। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो रीजनल कमिश्नर मिलकर काम करते हैं, और सारे यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट के हिसाब से यहाँ पर जो टेन्योर होता है वो डिसाइड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने को मिलेगा। 1950 से लेके अगर बात करें, याद रखें यहाँ पर आप लोगों से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि कब से कब तक का हमारे देश में सिंगल इलेक्शन कमीशन की बॉडी हुआ करती थी, ठीक है। 1 मिनट पेन दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिंगल इलेक्शन कमीशन की बॉडी बात करती थी, ठीक है। तो ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 1950 से लेके यहाँ पर 1989, ठीक है। तो ये याद रखेगा, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यानी कि 1950 से लेके 1989 तक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगल बॉडी हुआ करती थी। उसके बाद में 2 कमीशन और ऐड कर दिए गए। रीजन क्या था? रीजन ये था पहले 21 साल एज थी और 18 साल कर दी उसको घटाकर। तो 18 साल जैसे ही की गई यहाँ पर, तो ज्यादा जनता जो है वो वोट की कैटेगरी में आ गई, तो इसलिए ज्यादा बर्डन बढ़ गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो इसलिए मुद्दा हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा यहाँ पर, ये काफी डिटेल में मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, फिर कल आंसर बता दूंगा। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है, बाकी जिसको नहीं पता होता है उसको अगले दिन मिल जाता है, तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है। चीजें कुछ छूटेंगे नहीं, सारी चीजें अच्छे से कवर कराऊंगा। कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था जब ये एज डिक्रीज की गई, ये आप लोग को बताना है। तो मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, हालांकि पोस्ट आगे यहाँ पर फिर से इसको बेसिकली वो कर दिया था, अबोलिश कर दिया था, आगे चल के फिर से यहाँ पर क्या करा, फिर से इंप्लीमेंट कर दिया। यानी कि आज की डेट में जो पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो आज की डेट में 1993 से स्टार्ट किया गया। मल्टी मेंबर बॉडी ही आप लोग को देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, संविधान के अंदर बिल्कुल भी मेंशन नहीं है कि किस तरीके से आप लोगों को क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, नोट प्रिस्क्राइब कितने मेंबर होने चाहिए, और इसी के साथ में कैसे उनको डिबार्ट किया जा सकता है। तो ये सारा जो जिम्मेदारी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दी गई थी। तो पार्लियामेंट ही यहाँ पर सारी चीजें जो है वो फॉलो करके चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा याद रखेगा। बाकी यहाँ पर 3 काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का तो काम करते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड की जाती है डेट, सारी पावर इनके हाथ में आ जाती है। एडवाइजरी का काम करती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट को, कई बार आप लोगों ने देखा होगा प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम करती है। और क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी उसको बोलते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है और जुडिशरी की भी पावर होती है, तो उसको क्वाजी जुडिशियल बॉडी देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में भी ये पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में कुछ और बेसिक बातें बता देता हूं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। हालांकि कभी टॉपिक आएगा तो पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, और फिर भी आप लोगों को पढ़ना है इसके बारे में, अभी आप लोग आतुर हैं अंदर से, तो याद कर, यहाँ पर सर्च कर लेना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय वीर, ठीक है। तो इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है मैंने, सारे आप लोग के चक्षु जो है वो खुल जाएंगे और सारी चीजें दूर हो जाएंगी, कंफ्यूजन, ठीक है।
थोड़ा सा एक ओवरव्यू यहाँ पर भी दे देता हूँ। सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे देश में केरला में है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने पैजामे से बाहर न जाए, हरकतें उल्टी सीधी न करें, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आया क्या? तो कोड ऑफ कंडक्ट याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये बात करें तो लोकसभा इलेक्शन जो थे यहाँ पर 1962 में, तो यहाँ पर इसके चलते आगे देखने को मिला कि आगे इसको इंप्लीमेंट करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इसको फॉलो किया गया। ठीक है, वैसे यहाँ पर केरला थी सबसे पहले, फिर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो कराने की बात की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1962 के इलेक्शन में। पर 1991 में यहाँ पर पूरा अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। रिलीजन के बारे में उल्टी सीधे कोई कमेंट नहीं करेगा, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलने लगी। ठीक है, तो ये पूरा एक टॉपिक मैंने कवर करा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आप लोगों का। अब इसको जाकर अगर थोड़ा सा और आप लोग खुद से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, और ये सारी जो चीजें हैं ऑलरेडी आप लोगों को पॉलिटी के अंदर मैंने लेक्चर पढ़ा रखे हैं काफी डिटेल में। ठीक है, तो वहां पर भी जाकर आप लोग रिवीजन करते रहो करो, और जब भी लेक्चर आप लोग पास का देखा करो ना, उसके नीचे जाकर डन लिख दिया करो। इससे मुझे ही पता चलता रहता है कि कौन कौन सा लेक्चर आप लोग देख रहे हो, तो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आती रहती है। जैसे डन डना डन बहुत सारे आ रहे हैं पॉलिटी के ऊपर, बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, कई सारे तो ऐसे हैं एक ही दिन में 3-3 4-4 लेक्चर निपटा देते हैं। तो अच्छे से समझा करो और उसको लेकर अच्छे से चलो। ठीक है, रात तो ऐसा लग रहा था बैठे बैठे, मैंने कहा आज तबीयत खराब हो जाए बहुत ही ज्यादा हो गई थी चीजें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली WHO जो है वो पीछे पड़ा हुआ है हमारे, वो बोला है 4.7 मिलियन कोविड-19 से रिलेटेड डेथ हुई है इंडिया में। अरे भाई साहब, हम अपन आप देख लें कितनी डेथ हुई है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हुई है वो इंडिया के अंदर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, बताई जा रही है। यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से नहीं कि डेथ एक्सेस हो रही है विद द मिलियंस। तो यहाँ पर कई सारी कंट्री के नाम यहाँ पर आप लोगों के सामने जो आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इंडिया जो है वो यहाँ पर बेसिकली अलग तरीके से रिएक्ट करता है जब कोई ऐसी रिपोर्ट निकल कर आती है, वो आप लोगों को बताइए। बाकी यहाँ पर बात करें, ये बेसिकली बात की जा रही है देशद्रोह के चार्ज के बारे में, तो उसके ऊपर अभी सुनवाई करने के लिए लार्जर बेंच के बारे में बात की जा रही है। तो ये कई बार न्यूज में आ चुके हैं, अभी इसके ऊपर एडिटोरियल भी आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पर हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। ये इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 124A के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बहुत सारे अभी इसके ऊपर आगे आर्टिकल आएंगे, टेंशन मत लेना, ये ऐसी चीजें जो रेगुलर रहने वाली है। पाकिस्तान में यार थोड़ा सा अगर एक तरीके से पाकिस्तान बेसिकली जो दिक्कतें हैं उसमें एक अलग ही लेवल की हैं। मतलब ये गड्ढा खोदकर हमारे देश में निकलने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। मतलब बॉर्डर पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, BSF के द्वारा दिखाया गया कि पाकिस्तान की साइड से सुरंग खोदी जा रही है। मतलब इतनी मेहनत करते हैं यार इन चीज़ों में, थोड़ा सा प्रोडक्टिव चीज़ों में काम करें तो कहीं और ही जिंदगी देखने को मिले। सोचो दोनों इंडिया और पाकिस्तान एक ही साथ के हैं और यहाँ पर क्या कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। एक ही साथ आज़ाद हुए, एक कहाँ पहुँच गए और दूसरे कहाँ रह गए। उन्हें कहते हैं 3 इडियट में हम कहाँ पहुँच गए तुम कहाँ रह गए, वही वाली बात है। मोदी और मैक्रोन साहब जो है वो एग्री हो गए एक दूसरे के साथ में काम करने के लिए। अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है 3 कंट्री की विजिट पर थे यहाँ पर। तीनों कंट्री के नाम बताइए, देखता हूँ याद है या फिर भूल गए। इसी के साथ में यहाँ पर पैनल की बात की जा रही है जो कि यहाँ पर बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो ये भी एक ऐसा आर्टिकल है जो कई बार न्यूज में आ रहा है, इसके ऊपर भी आज एक कल में एडिटोरियल आएगा तो इसको भी डिटेल में कवर किया जाएगा, टेंशन मत लेना। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में अभी मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस किया था, तब तक ये बताइए संविधान में कौन कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, ये आप लोग को बताना है। जोग फॉल जो है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कर्नाटक के अंदर में है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछना चाहूंगा यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया के अंदर में कौन सा है, यही है या फिर कोई सा और है, तो ये आप लोगों को बताना है। इसको जाकर आप लोग जरूर देखेगा। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें, एक और यहाँ पर बात की जा रही है सोलोमन आइलैंड के बारे में। तो सोलोमन आइलैंड जो है ये बेसिकली आप लोगों को पता है अभी यहाँ पर यूएसए ने अपनी एम्बेसी खोलने की बात की गई थी, चाइना ने अपनी यहाँ पर फोर्स ले जाकर बैठाने की बात की, उसकी वजह से बार बार ये न्यूज में आ रहा था। तो सोलोमन आइलैंड जो है ये जो मंथली वीडियो है उसमें मैंने काफी डिटेल में कवर किया था और अभी ईयरली वीडियो में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिवीजन करके जरूर जाना ऐसे टॉपिक्स के, एग्जाम में कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आज का सुडोकू ये है और क्वेश्चन आप लोगों को बताया, क्वेश्चन भी आप लोगों का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो अच्छे से ध्यान रखिए अपना। और कल के जो क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे से दिए गए थे यहाँ पर, ये आयसा प्रिया के द्वारा दिए गए थे डिटेल में, यहाँ पर आप लोगों के सामने आंसर है। यहाँ पर ये काफी अच्छा लगा यार, इस तरीके से जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो ऐसे ही पार्टिसिपेट आप लोगों को करते रहना है। ठीक है, और हाँ एक छोटी सी और एक बच्चा कल मेल करके बोल रहा है कि सर इंस्टाग्राम पे जो पिक्स डालते हो वो प्लीज यहाँ पर यूट्यूब पर भी डाल दिया करो। यार देखो इंस्टाग्राम ना वो मतलब अलग तरीके की चीज़ है, वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए पर्सनल लाइफ दिखानी है वहाँ के लिए, यार ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सही नहीं लगती हैं। अगर आप लोगों को पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, जो कि हालांकि ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ जितना भी मैं बताता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप लोग कनेक्ट रहिए ना, वहाँ पर मैं चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर प्लीज़ यहाँ पर डाल दे करो, तो चलिए सही है, वहाँ पर आप लोग देख लिया करना अगर ऐसा कुछ आप लोगों को लग रहा है तो। ठीक है, कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना फीडबैक देकर, और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उनको आप लोग देख लेना। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।